हाय एवरीवन, पटवारी का फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहां नीचे देखिए बैच लिखा हुआ, बैच पे क्लिक करें। बैच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बैच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना और यहां पर आपको बैच कोड डालना है फ्री JKSSB आपको डालने के बाद ओके कर देना है और जैसे आप ओके कर दोगे उसके बाद आप हमारे पटवारी के फ्री बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is Varsharani here. Environment, Ecology and Biodiversity. ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा डिटेल में रहने वाला है। एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 वीडियोस लग जाएंगे एंड लास्ट में हम इस पे MCQs भी लेके आएंगे ताकि आपको पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनवायरनमेंट को डिफाइन करना हो अगर एक वर्ड में, एवरीथिंग इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग की कुछ भी चीज़ें हैं ना, वो सब उसका एनवायरनमेंट होता है। जैसे आप हो यहाँ, ये आप हो, ठीक है। आपके आसपास यहाँ जो भी कुछ है, ये पेड़ है, ये छोटी छोटी घास है, ये मिट्टी है, ये पानी है, देखो नदी है, ये सब कुछ आपके क्या है, सराउंडिंग्स हैं। तो एवरीथिंग जो भी सराउंडिंग में है, आपके आसपास में है आपके, तो ये आपका क्या हुआ, इन्वायरमेंट हुआ। ये आपका इन्वायरमेंट हुआ। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ कि आपके इन्वायरमेंट में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं आपके इन्वायरमेंट में, तो 2 किस्म की चीज़ें होंगी, या वो चीज़ें लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी। लिविंग जैसे ये ट्री है तो ये लिविंग है, ये पानी है, ये मिट्टी है, नॉन लिविंग भी है। तो या नॉन लिविंग चीज़ें होंगी या लिविंग चीज़ें होंगी, यही होगा ना। तो कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के क्या होंगे, या तो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे। इकोसिस्टम के भी यही कंपोनेंट्स होते हैं। तो लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, और नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक की एग्जांपल देनी हो तो क्या दोगे फिर, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, कीटाणु, हम उनको भूल नहीं सकते, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह। और एबायोटिक में आती है एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम लोग नहीं भी होते तो भी एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट तो होती ना। लेकिन अगर ये एयर, वाटर, सनलाइट, लैंड नहीं होती तो क्या हम लोग होते? नहीं होते। दैट मीन्स कि जो बायोटिक हैं डिपेंड करते हैं एबायोटिक पे। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करती है, रहने के लिए, खाने के लिए, एनर्जी के लिए, है ना। अच्छा जी, तो डोमेन्स भी 3 आते हैं। एक लिथोस्फेयर, लैंड वाला पार्ट जो होता है, हाइड्रोस्फेयर, वाटर वाला पार्ट, और आता है एटमॉस्फेयर, एयर वाला पार्ट। ये होते हैं डोमेन्स। यहाँ पे फिर से देखें, जिसमें एयर होती है हम उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लिथोस्फेयर जो धरती वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फेयर हम बोलते हैं वाटर वाले पार्ट को। अगर ये तीनों होंगे तो ही बायोस्फेयर बनेगा। बायोस्फेयर मतलब जहाँ पे लाइफ है, जिंदा चीज़ें वहीं रह सकती हैं जहाँ बायोटिक फैक्टर अच्छे तालमेल में हो, अच्छी मात्रा में हो। तो बायोस्फेयर को बनने के लिए हमें एबायोटिक फैक्टर्स होने चाहिए। वहाँ पे एटमॉस्फेयर होना चाहिए, हाइड्रोस्फेयर होना चाहिए, लिथोस्फेयर होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए और हवा भी होनी चाहिए। तभी तो जिंदा चीज़ें बनेगी। अच्छा, तो लिथोस्फेयर को अगर देखो तो ये धरती है ना, धरती के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हो आप, कोर। उसके बाहर वाली को बोलते हैं मेंटल।
और उसके भी बाहर वाली को बोलते हैं क्रस्ट, जो हमें दिखती है, जिस पे हम चलते हैं रहते हैं, ये क्रस्ट का पार्ट है। और क्रस्ट का भी कौन सा पार्ट? क्रस्ट का भी सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो इरोजन हो गया होता है, जिसमें हम खेती वगैरह करते हैं, जिसमें हम चलते हैं, क्रस्ट का ही पार्ट है वो। और इसको हम बोलते हैं पेडोस्फेयर। सॉइल बन चुकी होती है ना वो, तो क्या बोलते हैं उसको हम? पेडोस्फेयर। अच्छा कोई बात नहीं, क्रस्ट बोल सकते हो। लिथोस्फेयर तो रिजिड होता है, रॉकी होता है आउटर लेयर, या फिर अपर मोस्ट लेयर होती है मेंटल की। मेंटल की भी लोअर लेयर होगी, मिडिल लेयर होगी, अपर लेयर होगी। तो सबसे अपर लेयर मेंटल की और क्रस्ट पूरा मिला के लिथोस्फेयर बनाते हैं। 100 किलोमीटर तक की डेप्थ होती है इसकी। 2 टाइप का लिथोस्फेयर देखने को मिलेगा। एक ओशन के नीचे जो आपको क्रस्ट देखने को मिलता है लैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं? ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक लिथोस्फेयर बोलेंगे, है ना। ओशन की बेसिन के जो होती है बनी हुई। और कॉन्टिनेंट जो होते हैं, यानी जो जिस धरती पे हम चलते हैं, ये जो होती है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई। तो 2 किस्म की क्रस्ट होगी। अच्छा जी, फिर आया हाइड्रोस्फेयर। तो धरती पे 71% जो ना अर्थ का, वो हाइड्रोस्फेयर ही है। चाहे वो ओशन वाला वाटर हो, चाहे वो रिवर वाला वाटर हो, चाहे पॉन्ड्स का हो, अंडरग्राउंड हो, कुछ भी हो, आइस हो, वाटर 71% बनता है धरती पे। लेकिन इसमें से पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3% है, यानी फ्रेश वाटर 3% है। लेकिन हम उस 3% को भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कुछ, अगर प्यास लगेगी तो अब सियाचिन ग्लेशियर थोड़ी जाओगे बर्फ़ लाने के लिए, फिर उसको पिघलाओगे, फिर पानी पियोगे। तो पीने के लिए हमें, ड्रिंकिंग के लिए लिक्विड फॉर्म में पानी चाहिए और फ्रेश वाटर चाहिए, जो रिवर्स और स्ट्रीम्स से हमें मिलता है। फ्रेश वाटर जो पीने के लिए मिलता है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स से मिलता है, ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाता है, ट्यूबवेल वगैरह लगा के। तो 1.2% ही है पूरा पीने के लिए जो पानी है ना, ड्रिंकेबल वाटर, जो जिसको हम पी सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल 1.2% ही है सिर्फ। अच्छा जी, तो जब जहाँ से ये रिवर आते हैं, इनके साथ साथ और भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलती जाती हैं। तो ये रिवर में अंडर करते करते जहाँ से गुजरते हैं, वहाँ आपको पॉपुलेशन मिलेगी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी और इंसानों की भी। इंडस वाटर सिविलाइजेशन देखी थी ना आपने, IVC हिस्ट्री में देखते हो, तो वो भी नदियों के किनारे पे ही बनी थी। सभ्यताएं जो होती हैं वो रिवर्स, जो लाइफ लाइन होती है, रिवर हमेशा एक लाइफ लाइन होती है इकोसिस्टम की, तो उसी के किनारे पे आपको सभ्यताएं देखने को मिलेंगी, इंसानों की भी और जानवरों की। सभ्यताएं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बहुत सारी पॉपुलेशन बोल सकते हो आप। फिर एटमॉस्फेयर को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर क्या होती है? एक लेयर होती है गैसेस की धरती के आसपास। ये अगर मैं धरती बनाऊँ तो इसको सराउंड करती है एयर का ये लेयर, ठीक है। एयर में क्या होती है? गैसेस होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होगी 20 से लेकर 21% तक, और इसके अलावा होती हैं आर्गॉन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर वेपर्स होंगे, यहाँ तक कि डस्ट पार्टिकल्स होंगे, आयन्स होते हैं इतने सारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यहाँ से नहीं लिखना है इसको, आगे डायग्राम बनी है एटमॉस्फेयर की, वहाँ से इसको लिखना, डायग्राम बना के आपने भी बनानी है वो डायग्राम। तो यहाँ से एग्जाम में क्या पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, दूसरी लेयर इसमें, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ होती है? ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है। तो पूछा जा सकता है कि किसको रोकती है? दूसरा कारण, दूसरा चीज। और तीसरी चीज यहाँ से क्या पूछ जाती है कि टेम्परेचर का अल्टीट्यूड के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर का अल्टीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, कौन अलग अलग लेयर के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि बोलेंगे ट्रोपोफाज में बताओ जी, ट्रोपोस्फेयर में बताओ जी, ट्रोपोस्फेयर में बताओ कि टेम्परेचर अल्टीट्यूड के बढ़ने से घटता है कि बढ़ता है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। स्ट्रेटोस्फेयर के लिए भी आ जाता है, कारण पूछते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अच्छा यहाँ से इस एटमॉस्फेयर वाले पार्ट से हमें और क्या चीज़ें देखनी है। एक तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में कि क्लाउड कहाँ बनते हैं, फिर ओजोन वाली बात, और फिर एक थर्मोस्फेयर के एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना है लाइट्स के बारे में, वो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखनी है। तो ये रहा एटमॉस्फेयर आपका। देखो ये रही पहली लेयर इसकी, ट्रोपोस्फेयर।
फिर दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। पहली और दूसरी लेयर के बीच में कुछ जगहों पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपाज। जो बीच में ये होती है, ये ट्रोपोपाज होती है। वैसे ही तीसरी लेयर है मीजोस्फेयर, और स्ट्रेटो और मीजो के बीच में स्ट्रेटोपाज होती है। क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में भी। फिर मीजो और थर्मोस्फेयर के बीच में एक और लेयर आती है, इसको बोलते हैं मीजोपॉज। पॉज मतलब रुकना। तो मीजो के बाद कुछ कांस्टेंट रहती हैं चीज़ें, फिर उसके बाद शुरू होती है घटना या बढ़ना, इसलिए। फिर वैसी थर्मोपाज आती है, और फिर एक्सोस्फेयर, बाहर आउटर सरफेस, आउटर स्पेस बोलेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ से आपने याद क्या रखना है कि जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है आपके ट्रोपोस्फेयर में होती है, यानी वेदर के जो पैटर्न्स देखने को आपको मिलते हैं वो ट्रोपोस्फेयर की वजह से होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जो गैसेज होती हैं वो कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ से हीट पकड़ती हैं, फिर राइज करती हैं, गर्म हवा राइज करेगी, ठंडी नीचे आएगी। देखो स्टेबल कंडीशन पता क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देती हूँ स्टेबल कंडीशन के बारे में। डायग्राम पे नहीं जाना अभी मैं बताती हूँ सिर्फ। ठंडी हवा जो होती है ना, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, इसको बोलते हैं वार्म एयर, और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे आती है। तो अगर स्टेबल कंडीशन देखनी हो तो हम क्या देखेंगे, नीचे होगी कोल्ड एयर और ऊपर होगी वार्म एयर। ये होगी स्टेबल कंडीशन। स्टेबल अगर कोई चीज़ को होना है तो ये वाली कंडीशन होगी, और अगर अनस्टेबल होना है तो नीचे होगी वार्म और ऊपर वाली होगी कोल्ड। अच्छा जी, अब चलते हैं। हाँ, ये टेम्परेचर वाला ही है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो धरती होते हैं ना, खुद लैंड में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो इसकी वजह से जल्दी हीटअप हो जाती है लैंड। जल्दी जो हीटअप हो जाती है तो थ्रू कन्वेक्शन जो इसके नियरेस्ट जो पार्टिकल होते हैं हवा के, वो भी गर्म हो जाते हैं। गैसेस के पार्टिकल जो लैंड के बिल्कुल पास होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं इसकी वजह से। तो क्या होता है कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ऊपर जाते जाएंगे, लैंड ये अगर धरती है ना, तो वो टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये पार्टिकल ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करते जाएंगे, तो ये टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जैसे अल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर हो गया डिक्रीज। ये है ट्रोपोस्फेयर का हाल। लेकिन ये अनस्टेबल होता है क्योंकि नीचे जो है वार्म एयर है, धरती के पास वाली एयर जो है वार्म होती है, और ऊपर वाली जो होती है ये कोल्ड होती है। तो कोल्ड नीचे को जा रही है, वार्म ऊपर को आ रही है नीचे से। लेकिन यहाँ पे ये अनस्टेबल, इसकी वजह से ये अनस्टेबल है, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर को अनस्टेबल बोलते हैं। फिर चले हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आयन्स हैं वो गर्म होते हैं। नीचे यहाँ पे ठंडा है, स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे नीचे ठंडा है और ऊपर गर्म, तो ये स्टेबल है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्टेबल है, पहली चीज़ एक। और दूसरा टेम्परेचर बढ़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयन्स हैं उन्होंने हीट एब्जॉर्ब कर ली, जो सन की जो सोलर रेडिएशन की वजह से जो लाइट आई थी उन्होंने एब्जॉर्ब करी, और यहाँ पे इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। अच्छा, ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या हुआ? फिर जब मीजोस्फेयर तक बात गई, मीजोस्फेयर में क्या हुआ? मीजोस्फेयर में भी सनलाइट तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकल, यहाँ पे कोई आयन ही नहीं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता अपने में। यहाँ पे कोई आयन ही नहीं था, यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं थे, और दूर दूर मतलब जो थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए टेम्परेचर कम हो गया। स्टार्टिंग में नीचे ये जो वार्म है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से है। यहाँ पे नीचे थोड़ा वार्म होगा, तो ऊपर बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, -80 डिग्री तक पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी नहीं है, कुछ हवा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो क्या होता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में, मतलब मीजोस्फेयर के नीचे ही 99.9% जो गैसेज हैं इसके नीचे ही, उसके ऊपर है ही नहीं कुछ। तो उसके यहाँ पे अब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने के लिए कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर वापस से कम होना शुरू हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत नीचे गर्म था वो भी स्ट्रेटोस्फेयर से जो हीट आई थी उसकी वजह से गर्म था नीचे, अब ऊपर की तरफ बिल्कुल कम हो गया। अब यहाँ जाके थोड़ा कांस्टेंट रहेगा मीजोपाज पे, और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में बहुत सारे आयन्स होते हैं, इसको हम आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आयन्स होते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे हीट हो जाती है, क्योंकि सन से डायरेक्ट आती है। यहाँ पे सन से जो
सोलर रेडिएशंस आती हैं वो यहाँ पे आयंस बना देती हैं, किसके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लाइटर गैसेस होती हैं तो ये अपर इस एरिया में मिलती हैं हमें। अच्छा जी, लेकिन थर्मोस्फेयर में एक और ब्यूटीफुल फिनोमेना होता है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन होगी, वेदर पैटर्न्स वगैरह आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, वेदर पैटर्न्स इसकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं, विंड्स की मूवमेंट वगैरह सब कुछ। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन देखने को मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन है, ओजोन है। फिर मेसोस्फेयर में कुछ नहीं, टेम्परेचर घट गया बिल्कुल। फिर थर्मोस्फेयर में जब हम गए तो वहां पे हमें एक और चीज में, टेम्परेचर तो बढ़ा, साथ में हमें यहाँ पे मिलती है अरोड़ा लाइट्स। अरोड़ा लाइट्स होती हैं। ये क्या होती हैं, इसके पीछे का फंडा देखते हैं। ये क्या फंडा है इसके पीछे, देखो क्या होता है ना, एक मिनट, अगर मैं इसे धरती बनाऊं, दिस इज आवर अर्थ, समझ लो ये धरती है, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज इक्वेटर। अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस। धरती ऐसे रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे। अच्छा जी, क्या होता है, सूर्य देव जो हैं, यहाँ से कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त विंड्स निकलते हैं, सोलर विंड्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे चार्ज्ड आयंस होते हैं, बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा जी, सोलर विंड, तो जैसे ही सोलर विंड धरती की तरफ, क्योंकि हर तरफ जाती है तो धरती की तरफ भी आने सब कभी कभी आ सकती है, तो आ जाती है कभी कभी। तो ये सोलर विंड जब यहाँ आती है, ये कौन है, सोलर विंड है। सोलर विंड जब धरती के और जगहों पे पहुंचेगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे पहुंचेगी तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, ये जो नॉर्थ एंड है हमारे मैग्नेट का, यहाँ पे ना क्या होता है, यूजुअली देखा गया है कि यहाँ से हमें नहीं दिखती मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें नहीं दिखती हैं, ये इस तरह से मूव करती हैं, यहाँ से नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ आती हैं, इस तरह से, ऐसे 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 होती हैं, ये हमें नहीं दिखती, ठीक है। तो ये हमें नहीं दिखती, लेकिन ये होती है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल बोलते हैं इनको। लेकिन जैसे ही सोलर विंड यहाँ पहुँचती है, तो देखें आप, सोलर विंड जब यहाँ पे पहुँचेगी, इसके साथ 90 डिग्री पे पहुँचेगी तो कुछ नहीं होगा, ये सिंपली ट्रैप हो जाएंगी। लेकिन ये सोलर विंड के पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, जब इसके साथ किसी एंगल थीटा पे मिलते हैं, यानी किसी 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे जब ये मिलते हैं, तो क्या करते हैं, ये इसके साथ ऐसे 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 स्पाइरल फॉर्म में मूव करते हैं, यानी ऐसे 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 इस फॉर्म में मूव करने लग जाते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही। तो ये यहाँ पे बन जाता है इस तरह से, इस तरह से। और साउथ में भी ऐसे ही बन जाता है, जब साउथ में सोलर विंड यहाँ पे जाएगी तो ये यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बनने शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे दिखती है बहुत ही स्पेक्टाकुलर लाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन बन जाता है एक नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। नॉर्थ पोल वाला देखना हो तो नॉर्वे से देखते हैं, सॉरी इक्वेटर बना दिया मैंने। नॉर्थ पोल वाला देखना नॉर्वे से देखते हैं, और साउथ पोल वाला देखना हो तो आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया से। तो चलो इनका नाम देख लेते हैं। नॉर्थ पोल वाली जो लाइट है, तो नॉर्थ पोल वाली जो लाइट है इसको हम बोलते हैं बोरियोलिस अरोड़ा, और जो साउथ पोल वाली है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिस अरोड़ा। ये जो इमेज है ये एक ही है, इसी नीचे पानी था तो पानी में इसकी मिरर इमेज बन रही है, जो स्काई में जो ब्यूटीफुल व्यू है ना, ये देखो यहाँ पे भी आर्कटिक सर्कल को, अंटार्कटिक सर्कल को पूरा पूरा ये ऐसे मूव कर रही है, क्योंकि वो इस तरह बना है ना, वहाँ पे वो ऐसे ऐसे बनी है। तो इस फॉर्म में देखो लाइट, तो इसके अलग अलग कलर दिखते हैं देखने में, जब रियल में जब जाके देखो ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये होता है कोरियोलिस, सॉरी अरोड़ा लाइट्स। अरोड़ा लाइट्स इसकी वजह से बनते हैं। थर्मोस्फेयर की वजह से बनते हैं। याद रखना 3 चीज़ें हमने आज सीखी। क्या क्या सीखा हमने? पहले हमने देखा टेम्परेचर का डिपेंडेंस, मैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर बना रही हूँ,
ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हुए टेम्परेचर क्या होता है, मैं अल्टीट्यूड के साथ बता रही हूँ, ठीक है। जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, मेसोस्फेयर में टेम्परेचर अगेन कम होगा और थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर अगेन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा जी, और क्या सीखा हमने, ट्रोपोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है क्लाउड फॉर्मेशन, जो बारिश पड़ती है वो ट्रोपोस्फेयर की वजह से देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें देखने को मिलती है ओजोन, जो यूवी रेडिएशन को धरती पे आने से रोकती है। यूवी रेडिएशन धरती पे आ जाए तो कैंसर हो जाए, स्किन डैमेज हो जाए, हमारे अंदर का जो डीएनए होता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर लेती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अगर वो ज़्यादा एक्सपोजर मिले ना उनसे तो पूरा डिस्ट्रॉय कर लेती है, इंसान की डेथ तक हो सकती है। फिर मीजोस्फेयर में कुछ नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गए और मिटियोर वगैरह जो होते हैं यहाँ पे आके बर्न होते हैं मीजोस्फेयर में। फिर थर्मोस्फेयर में आपको मिली लाइट्स, अरोरा लाइट्स का कॉन्सेप्ट मिला आपको थर्मोस्फेयर में, और ये सिर्फ पोलर रीजन में ही होती है और कहीं पे नहीं देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये होती है अरोरा लाइट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेक्टाकुलर व्यू बनता है देखने के लिए। अच्छा जी, तो ये यहाँ से यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे इकोलॉजी क्या होती है, इसके क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।